नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पर्यावरण के टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले कुछ सिद्धांत को पढ़ा है, जिसमें निश्चयवाद था, संभववाद था, और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ मध्यम मार्ग आए थे। और उसमें हमने वर्टलैंड कह सकते हैं, नौ निश्चयवाद था, प्रसंभववाद था, 10 मन का त्रिभुजाकार मॉडल था, सियरा क्लब था, क्लब ऑफ रोम था। और उसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़े तो 1972 में पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो पूरी तरीके से पर्यावरण से संबंधित था। और उस सम्मेलन में 3 बिंदु बताए गए थे, और वो तीनों बिंदु था ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं मध्यम मार्ग पर, तो चूंकि कोई भी जब सिद्धांत दिया जाता है तो कुछ समय के पश्चात उसमें कुछ न कुछ कमियां नजर आने लगती हैं। और उसी कमी को दूर करने के लिए 1987 में, कब 1987 में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था वर्टलैंड कमेटी। क्यों? क्योंकि वर्टलैंड की अध्यक्षता में उस कमेटी का गठन किया गया था। किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने। क्यों किया था? कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 3 बिंदु डिस्क्राइब किए गए थे, उसी को और ज़्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता महसूस की गई, और इनका टारगेट दिया गया टिकाऊ विकास को परिभाषित करना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले टिकाऊ विकास की संकल्पना को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1987 में। तो हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने कब? यूनाइटेड नेशन ने 1987 में टिकाऊ विकास को परिभाषित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वर्टलैंड। तो ध्यान रखिएगा, वर्टलैंड इस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए, और इनका उद्देश्य क्या था? टिकाऊ विकास को परिभाषित करना। क्यों इसके परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई? क्योंकि जब निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मतभेद को समाप्त करने के लिए 3 प्रकार के वहां पर नियम बताए गए, और वो नियम थे ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और ऑप्टिमम डेवलपमेंट। तो उसमें कुछ न कुछ खामियां नजर आने लगी। उसी खामियों को दूर करने के लिए इस टिकाऊ विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई, और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? वर्टलैंड को, कि आप इसका स्टडी करिए, और स्टडी करने के बाद एक कह सकते हैं इसकी परिभाषा दीजिए कि टिकाऊ विकास हम किसे कह सकते हैं। तो वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास को परिभाषित किया, और परिभाषित करने के लिए एक पत्रिका का सहारा लिया। उस पत्रिका में जाकर के इन्होंने क्या किया है? टिकाऊ विकास की परिभाषा को डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास की परिभाषा को किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया है, तो उस पत्रिका का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम है? आवर कॉमन फ्यूचर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिकाऊ विकास की परिभाषा पहली बार कब दी गई, तो 1987 में। किसके द्वारा दी गई? वर्टलैंड के द्वारा दी गई। वर्टलैंड कमेटी का गठन किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने। वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास की परिभाषा किस पत्रिका के माध्यम से जारी किया? उस पत्रिका का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। एक पत्रिका और आगे मिलेगी, उसका नाम रहेगा द फ्यूचर वी वांट, और वह संबंधित रहेगा एजेंडा 21 से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, एकदम स्पष्ट रहना चाहिए कि यहाँ पर जो पत्रिका है उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आगे जो मिलेगी उसका नाम रहेगा द फ्यूचर वी वांट। तो दोनों में अंतर रहेगा, जब समय आएगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास को कैसे परिभाषित किया? तो इन्होंने टिकाऊ विकास के लिए 3 बिंदु बताए हैं, और उसी 3 बिंदु को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि टिकाऊ विकास हम किसे कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो यहाँ पर पहला बिंदु है
कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित करने के लिए, क्या समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखना चाहिए। क्या पहला बिंदु अगर हम बात करें तो समाज के अंतिम पायदान पर, समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए, का हित सुनिश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। पहला बिंदु इन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण हो रहा है वह किसी एक वर्ग तक ही सीमित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों में हो, खास करके जो समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग है उस तक यह संसाधन पहुंचने चाहिए, पहला बिंदु इन्होंने कहा। और दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा इसके लिए आप जो विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करेंगे, क्या विकास संबंधी योजनाओं का जो निर्धारण करेंगे वह निर्धारण करते समय आपको एक बिंदु और ध्यान में रखना है, और वह बिंदु है पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? पारिस्थितिकीय दक्षता को। तो यहां पर हम दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो दूसरा बिंदु लिख सकते हैं पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। क्या है? पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर, पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी, आर्थिक विकास संबंधित योजनाओं का निर्धारण किया जाए, योजनाओं का निर्धारण किया जाए। यानी आप की पहली जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित हो, लेकिन इसके लिए जिसके लिए जो आप आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करेंगे उस योजना को बनाते समय आपको दूसरा बिंदु भी ध्यान में रखना है, और वह दूसरा बिंदु क्या है? पारिस्थितिकीय दक्षता का भी संरक्षण हो। किसका? तो पारिस्थितिकीय दक्षता। यहां पर पारिस्थितिकीय दक्षता का मतलब है कि जो उपभोग की दर है पुनर्उत्पादन की दर से कम रहे। कभी भी उपभोग की दर पुनर्उत्पादन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना है। हम यूं कह सकते हैं कि मान लेते हैं आप गेहूं की या गेहूं के फसल का जो पैदा करते हैं, मान लेते हैं आप कर रहे हैं 100 केजी, लेकिन आपका उपभोग हो गया 120 केजी, तो 20 केजी का क्या हो गया? माइनस चले गए। तो ये इस प्रकार का निर्धारण नहीं होना चाहिए। निर्धारण कैसा होना चाहिए कि आप 100 केजी यदि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम उपभोग 100 ही हो, 100 से अधिक ना हो। उसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय दक्षता। यानी प्रकृति के संसाधनों के जो पुनरुत्पादन की दर है उपभोग की दर से अधिक होनी चाहिए। यह दूसरा बिंदु इन्होंने कहा। साथ में यह भी कहा कि यदि आप यह ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करेंगे तो तीसरा बिंदु ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, और वह तीसरा बिंदु क्या है? भावी पीढ़ियों के विकास को भी सुनिश्चित किया जाए। तो उसको भी लिख देते हैं। तो यहां पर तीसरा बिंदु है तीसरा, यदि आप ये दो पॉइंट को फॉलो करते हैं तो तीसरा बिंदु ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे भावी भावी पीढ़ियों का विकास भी सुनिश्चित हो सके, तो उन्होंने
टिकाऊ विकास में 3 बिंदु बताया। सबसे पहले मैंने अगर हम इसको एक साथ बोलना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करते समय पारिस्थितिक दक्षता को ध्यान में रखा जाए, जिससे भावी पीढ़ियों के विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। यानी तीनों बिंदु को आपको फुलफिल करना है। यदि इस प्रकार से आप आर्थिक विकास करते हैं तो उसी का नाम हम क्या दे सकते हैं? टिकाऊ विकास। क्या देंगे? टिकाऊ विकास। इसमें हर वर्ग एक साथ समाहित हो गया, पर्यावरण का भी हित संरक्षित हो गया या पर्यावरण को भी हम लोग संरक्षित कर लिए और भावी पीढ़ियों के भी विकास को भी हम लोग सुनिश्चित कर लिए। यदि इस प्रकार से हम विकास करते हैं तो उसी को वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास के रूप में स्वीकार किया है। और यह कब दिया इन्होंने परिभाषा? 1987 में। किसने इस कमेटी को किसने गठित किया था? तो यूनाइटेड नेशन ने। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और यदि इसको आप एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम प्रारंभ कहाँ से किए थे? इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। वहाँ पे हमने निश्चयवाद पढ़ा, संभववाद पढ़ा। दोनों के विचारों में मतभेद था। उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नव निश्चयवाद आया, प्रसंभववाद आया, सियरा क्लब आया, क्लब ऑफ रोम आया, 10 मन का त्रिभुजाकार मॉडल आया। लेकिन उन सब के विचार इन दोनों विचारों पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सके। तो अंततः 1972 में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस सम्मेलन में संभववाद और निश्चयवाद के बीच के मतभेद को समाप्त करने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए आर्थिक विकास की प्रक्रिया को किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने 3 बिंदु बताया था: ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। लेकिन जब और आगे बढ़ा गया तो इसमें कुछ न कुछ कमियां नजर आई और उस कमी को दूर करने के लिए पुनः 1987 में यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष बनाए गए वर्टलैंड और उनको यह कहा गया कि आप टिकाऊ विकास को परिभाषित करिए। तो वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास को परिभाषित किया और जिस पत्रिका के माध्यम से इसे जारी किया या प्रकाशित करवाया उस पत्रिका का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसमें इन्होंने 3 बिंदु को मेंशन किया। पहला बिंदु था कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित हो। दूसरा, पारिस्थितिकी दक्षता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। तीसरा, जिससे कह सकते हैं कि भावी पीढ़ियों के विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो 3 बिंदु उन्होंने बताया। लेकिन इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं 1988 में। कब पहुंच जाते हैं? 1988 में। क्योंकि ये डेट इतने ज़्यादा हैं कि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं और सारे आंकड़े आपको ईजिली याद होते चले जाएंगे। और उसमें 1988 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने IPCC का गठन किया है। किसका गठन किया है? IPCC का, यानी जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और यह IPCC को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए 2 संस्थाएं थीं। एक था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और एक का नाम रहेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसी दोनों के दिशा निर्देश में IPCC वर्क करेगा। तो हम लोग IPCC के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।